हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। टीडीएस के पार्ट सेकंड के अंदर हमने 194J सेक्शन तक कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। इस वीडियो में हम 194J के आगे जो सेक्शंस है उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन आता है वो कौन सा है, 194K। किस चीज़ का है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स। यूनिट्स किस चीज़ के, म्यूचुअल फंड के। देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है, कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है और वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यूनिट होल्डर्स के लिए जो इनकम होती है ना, वो जो म्यूचुअल फंड के यूनिट से रिसीव हो रही है उन्हें, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। प्लस इस पर टीडीएस भी आता है। किस सेक्शन में, 194K में। किस रेट से आएगा, 10% के रेट से आएगा। ठीक है। और थ्रेशोल्ड देखिए कितना है। अगर मुझे जो इनकम मिली म्यूचुअल फंड से, अगर वो पूरे साल की 10,000 से ज़्यादा है तो 194K में टीडीएस आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सेक्शन था 194K। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 194LA। नेक्स्ट सेक्शन है 194LA। ठीक है। याद रखने के लिए LA का मतलब ये मान के चलो, लैंड एक्विजिशन। ठीक है। तो कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किस चीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर बाकी चीज़ों का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ से एक्सक्लूड क्यों करा, तो देखो माइंड में आना चाहिए कि देखो एग्रीकल्चर लैंड दो टाइप के होते हैं, एक रूरल और एक अर्बन। ठीक है। जो रूरल वाला एग्रीकल्चर लैंड है वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है भैया, तो इसका मतलब उस पर तो कैपिटल गेन्स आएंगे नहीं। ठीक है। तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इसको यहाँ से एक्सक्लूड क्यों किया गया है, देखो सेक्शन 1037 में क्या कहा गया था कि अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर टैक्सेबल नहीं होगा तो उसका टीडीएस थोड़ी ना डिडक्ट करेंगे हम। ठीक है। तो ध्यान रखना है 194LA में किस चीज़ का टीडीएस आएगा, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस, जो पेमेंट कर रहा है, पर्सन पेइंग द कॉम्पनसेशन। टीडीएस का रेट कितना है, 10%। अच्छा, एग्रीगेट अमाउंट कितनी हो, थ्रेशोल्ड मतलब कितना है, अगर जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो पूरे साल की 5 लाख से ज़्यादा है तो ही टीडीएस आएगा 194LA में। अच्छा, अगर कंपनसेशन की अमाउंट 6 लाख है तो टीडीएस आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा है। तो टीडीएस कितने अमाउंट पे आएगा, पूरे 6 लाख पे आएगा, सिर्फ 1 लाख पे, पूरे 6 लाख पे आएगा। ठीक है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे मोर देन 5 लाख है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है। तो ये 194LA अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं 194M, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। अब 194M के लिए आपको 3 सेक्शंस जो है वो अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से, 194C, 194J और 194H। अगर ये 3 सेक्शंस आपको आते हैं तो ही आप 194M को समझ पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो 194M में क्या कहा गया है, किस चीज पे टीडीएस आएगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, या फिर पेमेंट ऑफ कमीशन, या फिर पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अब ये नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा कि कहीं तो सुना हुआ लग रहा है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कहाँ आया था, 194C में आया था। कमीशन कहाँ आया था, 194H में आया था। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारी कहाँ आई थी, 194J में आई थी। तो इनका तो भाई टीडीएस वहाँ पे डिडक्ट हो जाना चाहिए। तो 194M में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस, इन ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, J और H। अच्छा, तो ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको CJH में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था इन रेस्पेक्टिव पेमेंट्स पे, उनको 194M में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। अब याद करने की कोशिश करो, CJH में किन इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। एक तो आ गए थे स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन होते हैं स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, या फिर प्रोफेशन की ग्रोथ 50 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है। एक तो इनको CJH में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था, तो M में इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। दूसरा, हमने एक चीज़ और देखी थी, अगर हम पर्सनल नेचर की पेमेंट कर रहे हैं, तो 194C और 194J में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। हालांकि 194H में पर्सनल नेचर की पेमेंट पे भी टीडीएस आता था। तो देखो पर्सनल नेचर की पेमेंट करिए तो C और J में टीडीएस नहीं आएगा, लेकिन 194M में टीडीएस आ सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने CJH का रिव्यू भी देख लिया। 194M में टीडीएस का रेट कितना है, 2%। थ्रेशोल्ड कितना है, अगर जो हम पेमेंट कर रहे हैं एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा है तो 194M में टीडीएस आएगा। ये टीडीएस विल बी एप्लीकेबल इवन इफ पेमेंट इज मेड फॉर पर्सनल पर्पज, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, 10 नोट रिक्वायर्ड। अच्छा, 10 क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अच्छा, देखो जो भी पर्सन टैक्स डिडक्ट कर रहा है या फिर टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। लेकिन ऐसे
3 सेक्शंस थे जिनके अंदर 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन से 3 सेक्शंस थे वो? 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक हम ये अभी देख ही रहे हैं। कौन कौन से थे? 194IA, 194IB और 194M। इन तीनों सेक्शंस के अंदर 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 194N किस चीज़ का है? कैश विड्रॉल का है। देखो अभी तक अपने ने जो सेक्शंस देखे ना, उन सेक्शंस में ना कोई इनकम रिसीव हो रही थी अपने को, ठीक है, उस इनकम की वजह से टीडीएस आ रहा था। 194N पहला ऐसा सेक्शन है जिसमें इनकम नहीं कमा रहे हम, पैसे नहीं कमाए हमने, लेकिन फिर भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है अपना। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन भाई रूल बना रखा है टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, उस पर तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो देखो कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के पास अपने अकाउंट्स हो सकते हैं। अच्छा, टीडीएस का रेट क्या है? 2% ऑफ सम एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड। अब ध्यान क्या रखना है, रेट तो 2% है, लेकिन टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगा ये 2%। ये किस अमाउंट पे लगेगा? थ्रेशोल्ड से जितनी ज़्यादा अमाउंट है ना, उस ज़्यादा वाले पोर्शन पे लगेगा। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड ध्यान से समझना, ठीक है। अगर पैसे जो विड्रॉ कर रहा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पेई कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। थ्रेशोल्ड कितना है? 3 करोड़ का, ठीक है। अदर पेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी और ने विड्रॉ करें, थ्रेशोल्ड कितना लगेगा? 1 करोड़ का, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होगी? अच्छा, किसी इंडिविजुअल ने बैंक से विड्रॉ करा है तो थ्रेशोल्ड क्या लगेगा? 1 करोड़। इंडिविजुअल ने कोऑपरेटिव बैंक से विड्रॉ करा है, अब थ्रेशोल्ड क्या लगेगा? भाई अभी भी 1 करोड़ लगेगा। हम कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं इस पर थ्रेशोल्ड डिपेंड नहीं करता। थ्रेशोल्ड किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? भाई पैसे विड्रॉ कौन कर रहा है। पैसे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रही है तो 3 करोड़, पैसे अगर इंडिविजुअल विड्रॉ कर रहा है तो 1 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। लिमिट विल अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच बैंक। अच्छा, मतलब अगर मैंने पीएनबी से 80 लाख रुपए विड्रॉ करे, एसबीआई से 70 लाख रुपए विड्रॉ करे, क्या टीडीएस आएगा? नहीं, हर एक बैंक के लिए अलग अलग। तो मतलब कि हमें 2 बैंक ओपन करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि टैक्स डिडक्ट ना हो तो, ठीक है। आगे देखिए, विड्रॉल्स में भी फ्रॉम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मतलब चाहे मैंने करंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे हो, चाहे मैंने सेविंग से करे हो, टीडीएस दोनों पे आएगा। मतलब दोनों को एग्रीगेट करके चेक करेंगे, लेकिन एक ही बैंक के अकाउंट्स को एग्रीगेट करना है, ठीक है। जैसे पीएनबी के करंट अकाउंट से विड्रॉ करा है, पीएनबी के सेविंग बैंक अकाउंट से विड्रॉ करा है, दोनों को ऐड करके चेक करेंगे। पीएनबी के करंट अकाउंट से विड्रॉ करा है, एसबीआई के करंट अकाउंट से विड्रॉ करा है, क्या एग्रीगेट करेंगे दोनों को? नहीं, उसमें अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पैसे विड्रॉ कर रहा है ये कैसा बंदा है। मतलब क्या ये बंदा रेगुलरली अपनी आईटीआर फाइल करता है? हाँ करता है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर प्रोविजन पड़े थे वही लगेंगे। नहीं, ये बंदा डिफॉल्ट करता है, ये बंदा रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लो और स्ट्रिक्ट बना दिया इसके लिए। क्या है? इफ पेई मतलब कौन? जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, हैज़ नॉट फर्निश्ड इनकम टैक्स रिटर्न। किस साल की? प्रीवियस ईयर 21-22 की, प्रीवियस ईयर 22-23 की, प्रीवियस ईयर 23-24 की। अच्छा, अपने लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। हमने 24-25 की बात नहीं करी, देखो ये 3 साल की बात करी है, और तीनों के बीच में देखो क्या एंड है, मतलब तीनों साल की बात कर रहे हैं। अच्छा, 24-25 की बात क्यों नहीं करी? तो देखो लॉ में क्या लिखा गया है कि अगर कोई एक पर्सन है जिसने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल ना करी हो, पिछले कौन से 3? जिनकी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है करंट प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से पहले। समझ आए क्या बोले? तो उस लाइन की वजह से मैंने यहाँ पे 3 साल लिखे, 21-22, 22-23, 23-24। अगर किसी पर्सन ने इन तीनों सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो टीडीएस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? जो थ्रेशोल्ड है 1 या 3 करोड़, वो घट के 20 लाख हो जाएगी, ठीक है। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से ऊपर पे 2%। अच्छा, कब तक 2%? अगर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 करोड़ तक 2%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ तो 2%, और 1 करोड़ से या 3 करोड़ से ऊपर होने पे कितना परसेंट लगेगा? 5%। समझ में आया क्या बोला? क्या बन गया वो? मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उसमें रेट क्या हो जाएगा? उसमें रेट हो जाएगा कि 0 से 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से 3 करोड़ तक 2%, और 3 करोड़ से ऊपर 5%, ठीक है। और अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई है जिसने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उसमें रेट क्या लगेगा? 0 से 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करने पे 5%, ठीक है। आगे देखिए, टीडीएस नहीं आएगा अगर इन चारों में से किसी ने कैश विड्रॉ किया। कौन कौन? बैंक, गवर्नमेंट, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, व्हाइट लेबल, एटीएम ऑपरेटर्स। 2 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा।
बैंक, गवर्नमेंट, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, वाइट लेवल, एटीएम ऑपरेटर। अगर इन चारों में से किसने कैश विड्रॉ किया तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, बैंक, गवर्नमेंट, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, वाइट लेवल, एटीएम ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है 194P। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आप कहोगे मैं तो हर एक सेक्शन को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। हाँ, 194M से आगे जो भी सेक्शंस है वो सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही आते हैं। 194P याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल, पी से क्या, पेंशन, पी से पेंशन। ठीक है, तो किस चीज़ पे टीडीएस आ रहा है, पेंशन एंड इंटरेस्ट इन सेम स्पेसिफाइड बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन सेम स्पेसिफाइड बैंक। मतलब मान लो मुझे अगर पेंशन मिल रही है पीएनबी में और इंटरेस्ट मिल रहा है एसबीआई में, क्या ये सेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर एक ही बैंक में पेंशन और इंटरेस्ट है तो ही ये सेक्शन लग सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? स्पेसिफाइड बैंक। किस रेट से? स्लैब रेट से। अच्छा, स्लैब रेट्स। अच्छा, स्लैब रेट्स का यूज टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और किस सेक्शन में हुआ था? 192 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, थ्रेशोल्ड देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई अगर टोटल इनकम अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ही टीडीएस आएगा। अच्छा, टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो भाई टैक्स ही नहीं बन रहा, फिर टीडीएस का क्या करना है? ठीक है, ऑल्सो कंसीडर द इफेक्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मतलब कि अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, लेकिन रिबेट वाली लिमिट के अंदर है तो मुझे रिबेट मिल रही है, रिबेट की वजह से टैक्स जीरो हो रहा है, तो क्या टीडीएस आएगा? तो भी टीडीएस नहीं आएगा। भाई टैक्स ही नहीं बन रहा तो टीडीएस का क्या करना? तो भी टीडीएस नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे सिर्फ दो इनकम है एक पर्सन को, पेंशन या इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई और इनकम तो है ही नहीं। और वैसे भी पेंशन और इंटरेस्ट जो है वो कौन से रेट से टैक्सेबल होती है? सारी जनरल रेट वाली इनकम है, तो इससे रिबेट तो मिल ही जाएगी आराम से। ठीक है, आगे देखिए, पेई कौन होना चाहिए इस केस में? पेई होना चाहिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अच्छा, मतलब हमने देखो दो टर्म्स तो देखी है कि सीनियर सिटीजन क्या होता है, सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब ऐसा पर्सन जिसकी एज कितनी हो, 75 और मोर, ना तो 60 ना 80, हमने क्या लिमिट रखी है? 75 और मोर, और जिसको पेंशन इनकम हो और इंटरेस्ट की इनकम हो, दो इनकम हो। इंटरेस्ट कौन सी? एफडी की भी हो सकती है, सेविंग की भी हो सकती है, लेकिन दोनों रिसीव किसमें हो रही है? सेम है। तो ये हो गया स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अच्छा, तो मतलब इस सेक्शन का पर्पस क्या है भाई, क्यों बनाया गया सेक्शन ये? ठीक है, इस सेक्शन का मेन पर्पस गवर्नमेंट का क्या था कि भाई देखो, जो बंदा 75 साल का हो चुका है, हाँ ठीक है, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो बंदा जो है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे खुद से। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? बैंक को कह रही है कि भाई ऐसे बुजुर्गों की जो टैक्स बनता है वो बैंक खुद डिडक्ट कर ले, ताकि जो पर्सन है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। उसको गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम रहने दो, तुम आईटीआर फाइल मत करो, तुम्हारा टैक्स जो बनता था वो हमने डिडक्ट कर लिया, तुम घर पे बैठ के आराम करो। ठीक है, तो इफ अप्रोप्रिएट टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द बैंक, ही नीड नॉट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमने 194P जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 194Q। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, परचेजेस। और अब तो ये सेक्शन बहुत सिंपल हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले ना इसके जैसा एक टीडीएस का सेक्शन भी होता था, सेक्शन 206C1H। ठीक है, वो सेक्शन तो अब रिमूव हो गया, तो उसके बाद में ये सेक्शन बहुत ही सिंपल हो चुका है। 194Q किस चीज़ का टीडीएस आता है? परचेज ऑफ गुड्स का। अच्छा, गुड्स का नाम नहीं है यहाँ पे, हमने कोई चीज़ खरीदी है, परचेज करी, उस पर टीडीएस आएगा। ठीक है, कौन डिडक्ट करेगा? जो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? बायर। ठीक है, बायर डिडक्ट करेगा। कौन सा बायर? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर कितना हो? 10 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ये ध्यान रखना है, 194Q में टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? ऐसा बायर जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का कितना हो? 10 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, टीडीएस का रेट देखिए 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। अच्छा, यहाँ पे भी 194N की तरह क्या है? टोटल अमाउंट पे टीडीएस नहीं है, थ्रेशोल्ड से जितना ज़्यादा है उस पे टीडीएस आएगा। ठीक है, तो 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। अच्छा, एक और चीज़ देखो, सबसे कम टीडीएस का रेट किस सेक्शन में? 194Q में। थ्रेशोल्ड देखिए कितना है? 50 लाख से ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या होगा कि अगर देखो मैं बायर हूँ, मेरा टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का कितना? 10 करोड़ से ज़्यादा, और मैंने किसी से करंट फाइनेंशियल ईयर में परचेजेस करी है, कितने की? 50 लाख से ज़्यादा की। तो जितनी ज़्यादा की परचेजेस की है उस पर 0.1% का टीडीएस आएगा। मतलब मैंने 60 लाख की परचेज की है तो 10 लाख पे 0.1% आएगा। ठीक है, तो 194Q के बारे में एक पॉइंट और है कि 194Q इज नॉट एप्लीकेबल इफ TCS इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 206C। अब देखो 206C के अंदर 1H को अगर आप छोड़ भी दे तो उसके अलावा भी मल्टीपल सेक्शंस हैं, जिसमें मल्टीपल सब सेक्शंस हैं, जिसमें TCS आ सकता है। तो हम पहले चेक करेंगे
जो ट्रांजैक्शन हमने किया है क्या इस पर टीसीएस आ रहा है? अगर इस पर टीसीएस आ रहा है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं बन रही तो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देंगे? टीसीएस को। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस टीसीएस, देन वी विल चेक फॉर 194Q, राइट। तो 194Q जो सेक्शन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं 194R किस चीज का सेक्शन है? एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखो ये सैलरी वाला परक्विजिट नहीं है जो सेक्शन 17 में आता है, वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो गया। ये ऐसा परक्विजिट, ऐसा बेनिफिट जो हमें क्यों रिसीव हुआ है? क्योंकि हम बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे थे इसलिए। तो कौन डिडक्ट करेगा? वैसे तो सिंपल है, जो पर्सन बेनिफिट की पेमेंट कर रहा है, परक्विजिट की पेमेंट कर रहा है, परक्विजिट दे रहा है सामने वाले को, वो डिडक्ट करेगा। लेकिन वो कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचएफ। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचएफ के अलावा कोई और। टीडीएस का रेट कितना है? सिंपल 10%। थ्रेशोल्ड की अमाउंट कितनी है? 20,000 से ज़्यादा का अगर हमने बेनिफिट दिया है, परक्विजिट दिया है किसी सामने वाले पर्सन को, तो उस पर टीडीएस आएगा किस रेट से? 10%। सिंपल सा सेक्शन 194R। नेक्स्ट जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194T। ठीक है, पहले सेक्शन नहीं होता था। ये किस चीज़ का सेक्शन है? कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को पेमेंट करी है दो चीज़ों की, क्या? एक तो रेमनरेशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमनरेशन या इंटरेस्ट। तो देखो रेमनरेशन की जगह क्या क्या लिखा है यहाँ पे? सैलरी है, रेमनरेशन है, कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट है। एक फर्म ने ये चीज़ें पे करी है किसको? पार्टनर को। तो उस फर्म को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा किस रेट से? 10% के रेट से। कब? अगर एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल की कितने से ज़्यादा हो? 20,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 194T में टीडीएस आ जाए। अब एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि देखो भाई, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट या सैलरी पे करी है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट और सैलरी दोनों पे टीडीएस 194T में आएगा। ठीक है, तो ना कि 192 या फिर 194A में। अच्छा, एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है? पार्टनर्स के लिए जो इंटरेस्ट है और सैलरी है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम सैलरी में? नहीं, वो टैक्सेबल होंगे पीजीबीपी के अंदर पार्टनर के लिए। अच्छा, कब टैक्सेबल होंगे? अगर फर्म को डिडक्शन मिल चुकी है तो जितनी फर्म को डिडक्शन मिली उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल। ठीक है, और अगर फर्म को डिडक्शन नहीं मिली तो जितनी अमाउंट की फर्म को डिडक्शन नहीं मिली उतना ही पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है, ये पीजीबीपी से रिलेटेड था। तो इसके साथ अपने जो टीडीएस के सेक्शंस हैं ना वो तो कंप्लीट हो चुके हैं सब। कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम एक बार और देख लेते हैं कि देखो हमें हमारे पास सामने वाले का पैन नंबर होना चाहिए जिससे हम उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास जमा करा पाएंगे। अगर सामने वाले ने, पेई ने, डिडक्टी ने अपने को पैन नंबर नहीं दिया है तो भाई टीडीएस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट प्रेस्क्राइब और 20% विच एवर इज हायर। रेट प्रेस्क्राइब और 20% विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल 194A रेट है 10%, पैन नंबर नहीं दिया सामने वाले ने तो रेट क्या लगेगा? 20%। ठीक है, 194B रेट है 30%, पैन नंबर नहीं दिया सामने वाले ने तो रेट क्या लगेगा? 30 और 20 विच एवर इज हायर 30%। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है जो पेपर में काफ़ी बार पूछी जा सकती है और पूछी भी जा चुकी है पहले, 194Q 5%। क्या? कि देखो 194Q का रेट कितना है? 0.1% है। भाई इसको ना 20% में लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में 194Q में अगर पेई का पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस का रेट क्या लगेगा? 5% का लगेगा। ठीक है, आगे 195A। देखो ये सिंपल सा सेक्शन है, बेसिक अपने को पता ही है कि जब मुझे कोई पेमेंट रिसीव हो रही है नेट ऑफ टीडीएस, ठीक है, टीडीएस कट करने के बाद, भाई 1,00,000 रुपये की इनकम थी लेकिन मेरे को 90,000 रिसीव हुआ टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में, तो मेरी इनकम में कितना ऐड होगा? 90,000 या 1,00,000? ऑब्वियस बात है 1,00,000 ऐड होगा टीडीएस से पहले वाले अमाउंट, ग्रोस अप करना पड़ता है अपने को। ठीक है, आगे देखिए 196 एक और सेक्शन है। क्या कहा गया है इस सेक्शन के अंदर? नो टीडीएस ऑन एनी अमाउंट पेड टू। 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों को कोई भी पेमेंट कर रहे हो ना टीडीएस नहीं आएगा कभी भी। क्या क्या? गवर्नमेंट को पेमेंट करी है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करी है, म्यूचुअल फंड्स को पेमेंट करी है, और कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, या तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करिए, किसी म्यूचुअल फंड को पेमेंट करिए, या फिर ऐसी कॉर्पोरेशन को पेमेंट करिए जो सेंट्रल एक्ट के अंदर बनी है और उसकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इन चारों को कोई भी पेमेंट करो टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 196 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं ये सब जो टीडीएस होता है कब कब जमा कराना होता है। देखो सिंपल सा रूल है कि 194IA, 194IB, 194M, ये 3 सेक्शंस का टीडीएस कब जमा कराना है? अगले महीने की 30 तारीख तक। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी सेक्शंस बच गए इनका टीडीएस कब जमा कराना है? अगले महीने की 7 तारीख को। अप्रैल का टीडीएस 7 मई को, मई का टीडीएस 7 जून को, जून का टीडीएस 7 जुलाई को। लेकिन एक रिलैक्सेशन क्या है, जो मार्च का टीडीएस होगा ना वो 7 अप्रैल को नहीं कराना। गवर्नमेंट क्या कह रही है? भाई ईयर एंड पे तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारा काम होगा जो तुम्हारा पेंडिंग होगा, तो तुम्हारा बर्डन और इंक्रीज नहीं करते, तुम्हें थोड़ा सा और रिलीफ दे देते थे। 7 अप्रैल की बजाय 30 अप्रैल तक आराम से कराओ जमा। ठीक है सर, आगे देखते हैं टीडीएस
नॉट डिडक्टेड या फिर डिडक्टेड लेट, या फिर दूसरा TDS डिडक्टेड बट डिपॉजिटेड लेट। मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो डिफॉल्ट करी है, तो हमें उस चीज़ का इनाम मिलने वाला है। मतलब या तो TDS डिडक्ट करा ही नहीं मैंने, या डिडक्ट लेट करा, या फिर डिडक्ट कर लिया, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करा, आधा काम कर लिया आधा काम नहीं करा। अच्छा, ज़्यादा बड़ा ऑफेंस क्या है? ज़्यादा बड़ा ऑफेंस क्या है? क्या ज़्यादा बड़ा ऑफेंस ये है कि मैंने डिडक्ट ही ना करा? भाई दिक्कत, या ज़्यादा बड़ा ऑफेंस क्या है? मैंने TDS डिडक्ट कर लिया और खुद के पास रख लिया, गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों ही केसेस में मेरे ऊपर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? देखो, अगर मैंने डिडक्ट ही नहीं करा तो 1% का लगेगा, और अगर डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं कराया, तो 1.5% का लगेगा। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का क्या मतलब है कि भाई अगर एक दिन का भी डिले हुआ तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग सकता है। ठीक है, अच्छा, कब से कब तक? अगर TDS डिडक्ट ही नहीं हुए तो फ्रॉम, देखिए, डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली डिडक्टेड। जिस दिन टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था से लेकर कब तक, जिस दिन टैक्स एक्चुअली में डिडक्ट हुआ तक इंटरेस्ट लगेगा। अगर टैक्स डिडक्ट कर लिया, पे नहीं करा, फ्रॉम डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड टू डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड। अब यहां पे कैच है, जो क्वेश्चन करते हुए आप गलती कर सकते हो। क्या कि देखो, मैंने सपोज टैक्स डिडक्ट करा है 10 अप्रैल को, और मैंने डिपॉजिट करा है 10 मई को। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? 10 अप्रैल को टैक्स डिडक्ट करा है और 10 मई को डिपॉजिट किया। डिपॉजिट कब तक करना चाहिए था? 7 मई को। तो इंटरेस्ट लगना कब से स्टार्ट होगा? क्या 8 मई से स्टार्ट होगा? नहीं, यहां ये नहीं लिखा कि भाई जिस दिन डिपॉजिट करना चाहिए था उसके अगले दिन से शुरू होगा इंटरेस्ट लगना। यहां क्या लिखा हुआ है? भाई जिस दिन डिडक्ट कर लिया था ना, तब से इंटरेस्ट लगाएंगे हम। 10 अप्रैल से 10 मई तक का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। फ्रॉम डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड टू डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट लग रहा है कि 7 मई तक तो जमा करा सकते थे ना हमने तो 10 मई को कराया है, तो 7 मई के बाद से 8 मई से इंटरेस्ट लगना चाहिए ना, 3 दिन का मतलब 1 महीने का। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट लगेगा 10 अप्रैल से, जिस दिन मैंने टैक्स डिडक्ट किया उस दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो कैलकुलेशन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमने और देखे थे मॉड्यूल से, तो आप वो चीज़ वहाँ से कवर कर सकते हो। नॉट मच रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। तो इसी के साथ हमने इस पार्ट के अंदर TDS के जो रिमेनिंग सेक्शंस थे वो भी कंप्लीटली रिवाइज कर लिए हैं। TCS और एडवांस टैक्स की जो रिवीजन वीडियोज़ है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।